नमस्ते फ्रेंड्स एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ और जिस वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है पीवाईक्यू जून 2012 का। जो भी नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि 2019 से पहले जो भी पेपर हुए थे यूजीसी नेट ले लिया करता था, उसमें पेपर 3 आया करते थे। पहला पेपर हमारा जनरल स्टडीज़ का ही रहता था, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर ये हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड रहते थे। तो इंग्लिश रिलेटेड जो भी पेपर रहे हैं पीवाईक्यूज़ में उनको यहाँ पे सॉल्व करने के बता रही हूँ। तो आज मैं 2012 का पेपर जून का यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें पेपर 2 आज रहेगा और 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिला मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी पेपर 3 का। तो चलिए पेपर 2 को आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, to refer to the unresolved difficulties a text may open up. Derrida makes use of the text term. Options are aporia, difference, eraser, supplement. तो फ्रेंड्स मैं इससे पहले कि मैं रियल आंसर इसका बताऊं, पहले बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। अपोरिया जो एक टर्म है इसको जैक डेरिडा ने ही दिया था। डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस जो है ये कोई मतलब टर्म नहीं है। डिफरेंस एक टर्म जरूर था, वो जैक डेरिडा का ही था। इरेजर और सप्लीमेंट हम सब जानते हैं, इसको ज़्यादा इतने गंभीरता से बात करने की ज़रूरत नहीं। तो अपोरिया की अगर बात करें तो यही हमारा राइट आंसर भी है। और इसके बारे में अगर इलेबरेटली काफ़ी बात करें तो ये एक ऐसा टर्म था जिसमें अगर जैसे कि नरेटर है या फिर कैरेक्टर है, दोनों में अगर कुछ ऐसी अनरिजॉल्वेबल मतलब उसको खुद को नरेटर को या तो फिर कैरेक्टर को, दोनों को ही नहीं पता कि उस सिचुएशन में करना क्या है या चल क्या रहा है। जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल की बात की जाए तो हेमलेट का एक लाइन है, उसी का कथन है टू बी और नॉट टू बी। मतलब उसको खुद को ही नहीं पता कि उस सिचुएशन में होना क्या है। तो मतलब उसको जब उसको नहीं पता तो अनरिजॉल्वबल हुई, रिजॉल्वबल तो हुई नहीं। तो इस वजह से उस सिचुएशन को अपोरिया की तरह अपोरिया टर्म में डिस्कस किया जाएगा। तो यही इसी का मतलब होता है अपोरिया। और जैसे कि इन्होंने ही बताया है टू रेफर टू द अनरिजॉल्वड डिफिकल्टीज। अनरिजॉल्वड डिफिकल्टीज अगर टेक्स्ट में रहेंगी तो उसको अपोरिया बोला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्लेराइट स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव? ऑप्शंस आर हैरोल्ड पिंटर, एलन बेनेट, कैरल चर्चिल एंड टॉम स्टॉपर्ड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है टॉम स्टॉपर्ड। 1998 की ये फिल्म थी। इसमें जितने भी इसके कैरेक्टर्स थे सब रियल लाइफ पे थे, बट अगर इसकी रियल स्टोरी की बात की जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्शनल थी। इसमें कोई भी मतलब कोई बोल नहीं सकता कि ये एक्चुअल में जो स्टोरी इसमें बताई गई जैसे शेक्सपियर जो थे वो लव में थे, तो ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि पूरी तरीके से फिक्शनल थी। हाँ, कैरेक्टर जरूर थे, मतलब कि प्रेजेंट थे उस टाइम पे, उनके इर्द गिर्द शेक्सपियर के जो लोग थे उसी से लेकर इसको स्टोरी को बनाया गया। लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि जो लव स्टोरी बताई गई ये रियल थी। तो क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शंस आर मेरी वॉल्सनक्राफ्ट्स विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, लिरिकल बैलेट्स, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड पर्सी रिलिक्स ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की जाए तो मेरी वॉल्सनक्राफ्ट का जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन था ये 1792 में आया था। लिरिकल बैलेट्स हम सब जानते हैं 1800 में आया था। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, 7-8-9 सब याद होगा सबको। और पर्सी रेलिक्स की जो एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री थी वो 1765 में आई थी। तो इसका अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाए तो 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 की 4th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज अ नैरेटिव स्ट्रक्चर इन विच द मेन एक्शन इज रिलेड इन एट सेकेंड हैंड थ्रू द इनक्लोजिंग फ्रेम स्टोरी? ऑप्शंस आर सन्स एंड लवर्स, यूलिसिस, द पावर एंड द ग्लोरी एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो ऑप्शंस की पहले बात कर लेते हैं। सन्स एंड लवर ये भी D.H. लॉरेंस का ही वर्क था। तो ये 1913 का वर्क था। यूलिसिस टेनिसन ने भी लिखा है, जेम्स जॉयस ने भी लिखा है। द पावर एंड ग्लोरी ग्राहम ग्रीन का वर्क था। इनकी 4 कैथोलिक, ग्राहम ग्रीन हम सब जानते हैं, उनकी 4 कैथोलिक नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी में से सेकंड नंबर की थी द पावर एंड द ग्लोरी। और हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी? कार्लाइल ने लिखी थी। ये एक नोवेला था, नॉवेल नहीं थी, नोवेला था। और यही हमारा राइट आंसर भी है क्योंकि इसमें मार्लो नाम का कैरेक्टर है और उसी वो अलग से स्टोरी अंदर में बताता है गुड्स की। तो यही हमारी इनक्लोजिंग फ्रेम स्टोरी है। और वैसे सन्स एंड लवर में इसमें 2 नैरेटर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 5, द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वॉज heralded by such figures? Options are A. W.B. Yeats,
Lady Gregory and Edward Martin, Jonathan Swift and his contemporaries, H. Drummond, Edward Irving and John Irving, Oscar Wilde and his contemporaries। तो इसका राइट आंसर है W.B. Yeats, लेडी ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टिन, ऑप्शन ए। और जेम्स सिंज भी थे। अब यहाँ की बात की जाए तो 1902 में जिन्होंने W.B. Yeats ने जो ड्रामेटिक मूवमेंट था ये इनको एबी थिएटर में मतलब लॉन्च किया था। एबी थिएटर नाम का एक थिएटर लॉन्च किया था और उसी के सारे कैरेक्टर W.B. Yeats ने लेडी ग्रेगरी कोसेप के साथ मिलकर और एडवर्ड मार्टिन के साथ, बाद में और भी लोग जैसे जुड़ते गए, जेम्स सिंज जैसे लोग, तो बाद में जाके इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली 1920 के अराउंड में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच पोएम बाय चौसर वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। हम सब जानते हैं द बुक ऑफ द डचेस। ये किसके ऊपर लिखी गई थी? इनके जो पैट्रन थे, इनके जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ थी, उनकी जब डेथ हो गई थी तो उनके ऊपर ये एलिजी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ गौरबडक। इसका राइट आंसर गौरबडक। गौरबडक ये एक किंग थे, इनकी वाइफ थी और वाइफ ने इनके अपने बड़े बेटे फेरेक्स को को बहुत प्यार किया करती थी फेरेक्स को, और पोरेक्स ने जलन में आके, सत्ता के लालच में आके फेरेक्स को मार दिया था। पोरेक्स था छोटा बेटा, फेरेक्स था बड़ा बेटा। तो और जो गौरबडक की जो वाइफ थी वो तो उनको सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी अपने बड़े बेटे को, तो उन्होंने जलसी में आके और गुस्से में आके अपने छोटे बेटे पोरेक्स को मार डाला था। ये इसकी स्टोरी थी और ये इसको ये सेनेकन ट्रेजेडी भी बोला जाता है और फर्स्ट सेनेकन ट्रेजेडी, और इसको ये भी बोला जाता है ये फर्स्ट ब्लैंक वर्स एक मतलब फर्स्ट वर्क ऐसा था जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। Who of the following poets is Australian? Options are Austin Clarke, Judith Wright, Edwin Martin, Moore and Derek Walcott। तो इसका राइट आंसर है जूडिथ राइट। जूडिथ राइट ही एक ऑस्ट्रेलियन इनमें चारों में से थे। बाकी ऑस्टिन क्लार्क की बात की जाए तो ये बारबेडियन थे, एडवर्ड मार्टिन स्कॉटिश थे एंड डेरेक वॉलकॉट जो थे वो थे लूसियन पोएट, और जूडिथ राइट थे वो थे ऑस्ट्रेलियन। और क्वेश्चन नंबर 9, he found it brick and left it marble, remarked one great writer on another, who were they? तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिनली जॉनसन ने नहीं लिखी थी ड्राइडन पे, बल्कि ये एम्परर अगस्टस ने लिखा था अपने लिए कि आई फाउंड अ क्ले एंड लेफ्ट इट मार्बल। उन्होंने क्ले लिखा था, बट जॉनसन ने जो लिखा ड्राइडन के ऊपर उसमें लिख दिया ही फाउंड इट इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनली जॉनसन ने नहीं लिखी थी, ये एम्परर अगस्टस ने लिखी थी, रोमन वाले। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल लॉरियट? ऑप्शंस आर टोनी मॉरिसन, सीमस हीनी, टेड ह्यूग्स एंड जेफरी हिल। टेड ह्यूग्स की बात की जाए तो हम सब जानते हैं सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड थे। जेफरी हिल सितंबर सॉन्ग के लिए फेमस हैं। और राइट आंसर की अगर बात की जाए टोनी मॉरिसन, सीमस हीनी, ये दोनों ही राइट आंसर है। ए और बी कोई भी अगर टिक करके आ जाए इंसान, दोनों में से कोई भी एक मतलब राइट होना ही है। और ये सीमस हीनी जो थे आयरिश थे, नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1995 में, टोनी मॉरिसन को 1993 में, और जेफरी हिल हम सब अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर सॉन्ग उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1। तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड सो मच डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रेंड्स की बात की जाए तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये लिखा था एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने डेथ जैसी चीज़ों पे ज़्यादा लिखा है, तो वैसे भी इसको अगर नहीं भी किसी को पता हो ना तो वैसे ही राइट करके आ जाएगा। तो फर्स्ट का हो गया सी। सेकंड की बात जाए तो ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एक एलिजी थी इसके ऊपर, अब्राहम लिंकन के ऊपर, और ये लिखी है ये वॉल्ट विटमैन ने। थर्ड, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ये लाइन ली गई है द रोड नॉट टेकन से, और इसके राइटर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और फोर्थ की बात की जाए सो मच डिपेंड्स अपॉन, तो ये रेड विल वेरो, ये एक पोएम थी विलियम कार्लोस विलियम्स के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रीडोमिनेंट टोन एंड thrust of Jonathan Swift's A Modest Proposal are? Options are comic, solemn, hortatory and of course option D is irony। तो फ्रेंड्स ये एक आयरनी है।
1667 में जो बॉर्न जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने एक मॉडेस्ट प्रपोजल नाम का एक वर्क लिखा था। इसमें इन्होंने आयरनी जो है ये आयरिश लोगों के लिए है। आयरिश लोगों के लिए इन्होंने लिखा था कि अगर मतलब उस टाइम पे जो युद्ध हो रहा था आयरिश और इंग्लिश के बीच में, तो इन्होंने ये बात एक तरीके से बोला था कि अगर आप मतलब अपने लिए कैपेबल तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों को पालिए पोसिए और उन्हें फीड कीजिए और इंग्लिश लोगों को उन्हें सेंड कर दीजिए ताकि वो उनको मार काट डालें। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब एक भयंकर तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और इसी को एक आयरनी के रूप में बताया गया। Question number 13. I sit in one of the dives of 52nd Street, uncertain and afraid, as the clever hopes expire of the low dishonest decade. So begin Auden's September 1, 1939. What is the meaning of the word in italics? तो फ्रेंड्स W.H. ऑर्डन की रियल लाइफ से बेस्ड है ये वर्क। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे मतलब कि इनको एक जैसे न्यूज़ आई थी तो ये नाइट क्लब में बैठे हुए थे। तो इसका वैसे तो ऑप्शन ए जो बी है यही राइट आंसर है। तो नाइट क्लब में बैठे थे, उनको किसी ने एक न्यूज़ आकर बताई थी, उसी के ऊपर इन्होंने बेस उसी पे बेस होकर इन्होंने ये पूरी की पूरे पोएम लिख डाली थी और उसी सितंबर 1, 1939। और ये जो मतलब अभी हम लोगों ने स्टांजा पढ़ा, ये फर्स्ट स्टांजा ही है उसका, सितंबर 1, 1939। जर्मनी और पोलैंड का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 14. G.K. Ogden and I.A. Richards were reputed in the 1930s for introducing, options are practical criticism, new criticism, standard English project and basic English project। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट। इन्होंने एक बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट एक रखा था, दोनों ने, C.K. ऑगडन आई रिचर्ड्स ने, और इन्होंने मिनिमम वर्ड्स जितने भी कम वर्ड्स हो सके और हम इंग्लिश सीख जाएं इस टाइप के वर्ड्स मतलब इन्वेंट किए थे, कि बताए थे कि, और उनकी जो संख्या थी वो 850 थी। इन्होंने 850 वर्ड को बहुत ज़्यादा बेसिस रखा और बताया कि अगर इनको वर्ड्स को अगर इंसान कोई जाने तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की। तो 850 वर्ड्स और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट। Question number 15. In which of the following words does Mrs. Malaprop appear? Options are The Rivals, She Stoops to Conquer, The Mysteries of Udolpho, and option D is The Way of the World। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है The Rivals। तो राइवल्स जो एक वर्क था रिचर्ड शेरिडन का था वर्क, और ये जो मिसेस मेलाप्रॉप है ये जो हमारी हीरोइन थी उसकी मतलब आंट थी। हीरोइन कौन थी? लिडिया। 1775 का ये वर्क था। शी स्टूप्स टू कॉन्कर हम सब जानते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ का था 1773 का वर्क। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो ये था एन रेडफील्ड का 1794। ये एक गॉथिक वर्क था, गॉथिक वर्क 1794 का। और वे ऑफ द वर्ल्ड ये कॉमेडी थी 1700 किसकी? कॉन्ग्रीव की, हाँ कॉन्ग्रीव की। और तो इसका राइट आंसर हुआ ए, राइवल्स। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो आर ट्रू? Options are Edward II was written in the last year of Marlowe's life. Many critics consider Dr. Faustus to be the Marlowe's best play. His Spanish tragedy comes a close second. And option 4, Marlowe was less educated than Shakespeare। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 1 and 2। एडवर्ड II was written in the last year of मार्लोस लाइफ। ये बात सच है, जब मार्लो ख़त्म हुए थे, जैसे कि इनकी डेथ हुई थी 1593 के अराउंड। जब पैदा तो हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर के साथ ही हुए थे 1564 में, लेकिन ये जो शेक्सपियर थे वो 1616 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ 1593 में हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई थी उसी साल इन्होंने लिखा था एडवर्ड II को। ये ट्रेजिडी थी, सॉरी इस हिस्टोरिकल प्ले था, सॉरी हिस्टोरिकल प्ले। और बहुत से लोग डॉक्टर फॉस्टर जो इनका वर्क है उसको सबसे बेस्ट वर्क मानते हैं। और अगर इसकी बात की जाए स्पेनिश ट्रेजिडी की बात की जाए तो स्पेनिश ट्रेजिडी इन्होंने नहीं लिखा था, थॉमस किड ने लिखा था। यूनिवर्सिटी विट्स के जो एक फिगर थे, लेकिन वो हाँ थॉमस किड की भी अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी किड विट उनको कहा जाता है, बट उन्होंने किसी भी फॉर्मल एजुकेशन को नहीं कंसिडर किया था। और मार्लो वॉज लेस एजुकेटेड देन शेक्सपियर, ऐसा कोई बात नहीं है। एजुकेशन दोनों के बराबर ऐसी जैसी हुई थी, लेकिन ये है बोला हाँ एक बात और बोली जाती है कि शेक्सपियर अगर से ज़्यादा अगर मार्लो जिंदा रहे होते कुछ और साल तो शेक्सपियर से ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली होती। तो इसका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17. आर्ट फॉर आर्ट्स सेक बिकेम अ rallying cry for,
ऑप्शंस आर द एस्थेटिक्स, द फ्रेंच सिम्बलिस्ट, द इमेजिस्ट एंड द आर्ट न्यूवन स्कूल। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की अगर बात की जाए तो पहले तो अगर मॉरलिटी की बात की जाए, अगर इसको पहले मूवमेंट को पूरा समझना पड़ेगा। तो ये एक फ्रेंच स्लोगन था एस्थेटिक्स का, और ये पहले इसको बोला गया था आर्ट्स फॉर लाइफ से, बाद में आया आर्ट्स फॉर आर्ट्स से। तो जो कुछ मॉरलिस्ट थे उन्होंने बताया था पहले कि इसको लाइफ से, मतलब जो आर्ट है इसको लाइफ से जोड़नी चाहिए। तो उसमें थे जैक मैकडॉलन थे, रस्किन थे, आर्नल्ड जैसे लोग फिगर्स में शामिल थे। लेकिन कुछ लोग बाद में आए जिन्होंने बोला कि नहीं, आर्ट जो है वो आर्ट के लिए ही सूटेबल होनी चाहिए, उसमें मॉरलिटी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोग थे, जैक और वॉल्टर पीटर जैसे लोग थे। तो उन्होंने इस फ्रेंच स्लोगन को दिया था आर्ट फॉर आर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 18, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज अ लिटरेरी वर्क बाय, ऑप्शंस आर एस टी कॉलरिज, पी.बी. शेली, थॉमस डी क्विंसी एंड लॉर्ड बायरन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी ने इस वर्क को लिखा था 1821 में। और ये मतलब थॉमस डी क्विंसी जो थे वो ओपियम एडिक्ट थे। ये कोई ऐसा नहीं कि फिक्शनल वर्क हो, ये इनकी लाइफ से बेस्ड था। थॉमस डी क्विंसी ने कोई भी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। इन्होंने क्या है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे, इनको बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। लेकिन इनको फॉर्मल जो जैसे आज के टाइप के नहीं कि कुछ लोग बागी एकदम रेबल टाइप के बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि हाँ हमको फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए लेकिन हम एजुकेशन लेंगे, तो उस टाइप के थॉमस डी क्विंसी थे। और इन्होंने एक और वर्क लिखा था 1823 का शायद था, ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। ये भी एक इनसे मैकबेथ से एक्सपायर होकर इन्होंने इस वर्क को लिखा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंटरबरी टेल्स इज ट्रू? द जनरल प्रोलॉग इज अपेयर टू द कैंटरबरी टेल्स इन ऑल चौसर टेल 30 टेल्स इन दिस वर्क। द कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर्स डेथ and the wife of Bath, the clerk and the Sir Gawain and the Green Knight and the Franklin are characters in tale-tellers in this work। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जनरल प्रोलॉग अपीयर्ड हुआ था लेकिन कैंटरबरी टाइम जब जिस टाइम पे वो पब्लिश हुई थी, मेन जो प्रोलॉग जो यहाँ पे वर्क बताया गया उस टाइम पे नहीं जनरल प्रोलॉग पब्लिश हुआ था। और इन ऑल चौसर से टेल्स 30 टेल्स इन दिस वर्क, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 30 टेल्स जैसे कुछ बात नहीं थी। इन्होंने 23 लोगों ने बोला था लेकिन 24 टेल्स बोली गई थी। जैसे कि सब जानते हैं चौसर ने 2 टेल बोली थी। उन्होंने जो 2 टेल बोली थी वो थी सर टोपैज की टेल और मेलिबियस टेल, 2 टेल। मेलिबियस टेल जो थी वो प्रोस टेल थी और पार्सन की जो टेल थी वो भी एक प्रोस टेल थी। और इनिशियली देखा जाए तो लास्ट टेल भी थी। और इसका जो राइट आंसर जैसे कि द कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ द ऑथर्स डेथ, ये बात सच है। जो कैंटरबरी टेल थी वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी जब उनकी डेथ हो गई थी। 24 टेल्स ही इन्होंने कंप्लीट कर पाई थी, प्लान था 120 टेल का। और वाइफ ऑफ बाथ ये कैरेक्टर है, द क्लार्क ये भी एक कैरेक्टर है। सर गवेन जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, फ्रैंकलिन कैरेक्टर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी है। Who among the following was Catholic novelist and intelligence officer, a film critic, and set his fictions in faraway process wrecked by political conflicts? Options are Anthony Powell, Evelyn Waugh, William Golding, and Graham Greene. तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ग्राहम ग्रीन। मैच द फॉलोइंग 21। गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया का वर्क था। उन्होंने गुड सेंस की अगर किसी ने बात की है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉलरिज ने बात की है। और पोएटिक जीनियस भी मतलब इनको बोला गया है। और अगर बात की जाए शेक्सपियर की, अभी यहाँ पे तो वर्ड्सवर्थ की, तो उन्होंने पोइट्री का जो मतलब कैसे लिखना चाहिए उसकी एक प्रोसेस तरीके का अगर बोला जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रोसेस टाइप की बात की है। तो इसका राइट जो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड अ फिनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये भी एक मतलब एक तरीके से बताया गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। लेकिन अगर इन्होंने वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो उन्होंने एक पोइट्री की जो स्ट्रक्चर किस टाइप से पोइट्री लिखा जाए उसको बताया गया। पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड अ फाइनर स्पिरिट ऑफ द ऑल नॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर सी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ डिसेंडेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये लिखा गया, ये इसको मतलब लाइन एल्यूड्स की गई हैं डिफरेंट ब्रुक्स के द्वारा, क्लिंथ ब्रुक्स द फॉर्मुलेट क्रिटिक। और ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए तो नेचर नेवर सेट फॉर द अर्थ इन एज रिच अ टेपेस्ट्री एंड डाइवर्स पोएट हैव डन।
तो इसका जो राइट आंसर है ये सिडनी के द्वारा लिखा गया था। डिफेंस एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री। नेचर, उन्होंने पोएट्री का नेचर किस टाइप का होना चाहिए और इसकी टेपेस्ट्री के बारे में बताया, डाइवर्सिटी के बारे में बताया था पोएट। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल बुक्स डज मार्क ट्वेन गिव एन अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, मार्क ट्वेन ने एक ही ऐसा वर्क जो इनका मेन इंपॉर्टेंट है तो जिसमें इन्होंने विजिट अपनी इंडिया की बताई हुई है, फॉलोइंग द इक्वेटर से, ऑप्शन नंबर डी। और अगर बाकी की बात की जाए तो ट्रैम्प अब्रॉड ये एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शनल वर्क है, एंड रफिंग इट इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और द इनोसेंट अब्रॉड ये इसका जो सब टाइटल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1869 का वर्क है। और जो हमारा राइट आंसर है फॉलोइंग द इक्वेटर ये है 1897 का नॉन फिक्शनल वर्क है। मतलब इसमें कोई इसमें रियल जो मतलब रियल लाइफ से कुछ ना कुछ इसमें बताया गया है, नॉन फिक्शनल है। क्वेश्चन नंबर 23, विलियम ब्लेक्स फेमस पोएम्स सच एज लंडन, द रोज सिक एंड द टाइगर अपीयर्स इन Songs of Innocence, Songs of Experience, The Marriage of Heaven and Hell and Vision of the Daughters of Albion। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है Songs of Experience, 1794 का वर्क है ये। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस अगर दोनों की बात की जाए तो एक जैसे बच्चा होता है और एक बड़ा इंसान होता है, तो इनोसेंस को बच्चे के रूप में बताया गया, उससे उसमें जो रिलेटेड वर्क्स हैं, और एक्सपीरियंस जिस तरीके से बड़ा इंसान जैसे एक्सपीरियंस करता है। तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज अगर कुछ समझती हूँ तो उसी टाइप में समझाती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी करूँ, लेकिन मेरे को नहीं समझती हूँ इतनी की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। मैं सिंपल तरीके से एकदम आपको भी समझा रही हूँ, मैं उसी तरीके से पढ़ती भी। तो वैसे तो लोग बता देंगे हाँ इनोसेंस इस टाइप का वर्क था, एक्सपीरियंस, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से समझती हूँ, उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनोसेंस में जिस तरीके से बच्चे जैसे कि एक हाँ इन्होंने वर्क एक लिखा था द लैम्प, तो उसको इनोसेंस में डाला था। लेकिन जो टाइगर था, अब ये टाइगर कोई बच्चों की जैसी स्टोरी तो हो नहीं सकती, तो इसको एक्सपीरियंस में बताया गया था कि उस टाइप पे एक्सपीरियंस कैसा इंसान ले सकता है, तो उसको एक्सपीरियंस बताया गया। उसी की अपोजिट भी है, इसको वर्ड्स बोल सकते हैं। जो लैम्प है वो इनोसेंस में है और उसी का अपोजिट जो एक्सपीरियंस में है वो टाइगर है। और एक इनके जो और भी जैसे इनके वर्क बताए जाएँ तो विलियम ब्लेक के द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इसको 10 सेक्शंस में बताया गया था, तो वो 1790 का वर्क है। और द विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ एल्बियन ये इनका 1793 का वर्क था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Who among the following English artists illustrates the novels of Dickens and Scott? बिना सोचे समझे इसका राइट आंसर है जॉर्ज कैटरमॉल। लेकिन इन्होंने क्रुश्चेक, मुझे कंफर्म नहीं पता कि हो सकता है इन्हीं का ये नाम है, तो लेकिन इन्होंने क्रुश्चेक जो वर्क मतलब नाम दिया है जॉर्ज क्रुश्चेक, मुझे समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, बट मुझे ये बात जो पता थी तो वो थी जॉर्ज कैटरमॉल की, और यही इसका राइट आंसर भी बाद में मैंने जाके सर्च भी किया था, तो उसमें गूगल पे यही बताया कि जॉर्ज कैटरमॉल ही राइट आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द लास्ट ऑफ गलिवर्स ट्रैवल्स इज टू, ऑप्शंस आर अ लैंड ऑफ यूनिम्स, द लैंड ऑफ होमो सेपियंस, द लैंड ऑफ द हेरिकेन्स एंड द न्यू फाउंड लैंड। फ्रेंड्स का राइट आंसर है द लैंड ऑफ यूनिम्स। इसके चार इसके पार्ट्स दिए गए हैं गलिवर्स ट्रैवल्स के। जो गलिवर है वो 4 जगह पर ट्रैवल करता है, जैसे कि पहला है लिलीपुट, और दूसरे है ब्रॉबडिंगनेक, तीसरा है लेप्यूटा, एंड फोर्थ है लैंड ऑफ यूनिम्स। और इसी में हॉर्सेस के बारे में बताया गया है और याहूज यहीं पे रहते हैं। तो ये 1726 का वर्क था और जॉनथन स्विफ्ट का वर्क था।